आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। आज इनवाइट करेंगे जेठा अंकल को। जेठा अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सारी संगत से माफी चाहूंगा कि मुझे कनेक्ट करने में कुछ देरी हो गई और आप सबको मैंने वेट करवाया। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गुरु जी के आश्रम द्वारा मुझे ये अवसर दिया जा रहा है आपसे सत्संग करने का, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सत्संग सुने उसका भी कल्याण। मैं रियली बड़े मंदिर की मैनेजमेंट, खास करके गौरव भैया और सारे जो ऑफिस बेयरर्स हैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूं और मैं अपना शुक्रिया एक्सप्रेस करता हूं। नाउ लेट मी स्टार्ट। आई डोंट नो आप में से कितनों ने मेरा सत्संग पहले सुना है। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों और कैसे गया था। आज से कोई 25 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मुझे जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। जो भी एक नॉर्मल आदमी चाहेगा ना, सब था मेरे पास। एक बढ़िया नौकरी, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी पोस्ट पे था, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरी आंटी यानी मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी। 2 बेटे, बड़ा बेटा इंजीनियर, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, छोटा बेटा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला, एक बिटिया मैरिड एंड वेल सेटल्ड। जिंदगी में कोई कमी नहीं थी। हाँ, एक कमी जरूर थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि एक गुरु का होना आदमी की जिंदगी में कितना नेसेसरी होता है। कहते हैं गुरु के बगैर गत नहीं है। अचानक मैं अपना मस्त रहता था, ऑफिस में बहुत बिजी रहता था। अगर आप मुझे कहते भी ना कि चलो भाई एक ऐसे गुरुजी हैं वो बहुत कुछ दे देते हैं, मैं कहता नहीं भैया, ना मुझे किसी चीज की जरूरत है ना मेरे पास टाइम है। मेरी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से मुझे आए दिन पार्टीज, डिनर्स, 5 स्टार होटल्स में इनविटेशन रहती थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा भूचाल आया, यूं समझिए मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई। बड़ा बेटा 24 साल का था, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर। एक दिन उसने ऑफिस में कोई डोसा वोसा खा लिया कैंटीन में, उसका पेट खराब हो गया, दस्त और उल्टियां। डॉक्टर के पास जाना पड़ा। पहले तो डॉक्टर ने उसका वो तो जल्दी से ठीक कर दिया, फिर भी उसने बोला टू बी ऑन दी सेफ साइड एक इसका अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो कहती हैं जी एक छोटा सा लंप है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है, किडनी के ऊपर लंप है पर वेल एनकैप्सुलेटेड है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद उन्होंने कहा नहीं बेटर है हम इसका ऑपरेशन करके ये लंप रिमूव ही कर देते हैं। उसका ऑपरेशन किया तो उसकी हमेशा उस पीस की वो बायोप्सी करती हैं। कहती हैं काफी फैला हुआ था। जब बायोप्सी की तो बताया कि जी ये तो कैंसर था, और वो भी ऐसा कैंसर जो 3-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है, जिसका मेडिकल साइंस में कोई जवाब नहीं है। हमने उसका एक सैंपल अमेरिका में भेज के वहां टेस्ट करवाया और एक सैंपल बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में भी टेस्ट करवाया, जो कि इंडिया का सबसे पुराना और सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है कैंसर का। हमें हर जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने यहां तक कहा, कहता है ये कैंसर तो 3-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। कोई तरीका नहीं है कि आप इसको बचा सकें, कोई चांस ही नहीं है। इनफैक्ट उसने वार्न किया कुछ मत करो, इसको बचाने का तो सवाल नहीं पैदा होता। ये जितने दिन जिंदा रहा ये सफर करेगा, इसके साथ आप सफर करेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने दो। आप समझ सकते हैं हमारी क्या हालत हुई होगी। तब गुरुजी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहली बार हो, 10वीं बार या 100वीं बार, आप इस द्वार पे तभी आ सकते हैं जब गुरुजी आपको बुलाएं। अपनी मर्जी से या किसी के कहने से
कोई नहीं आ सकता। अब देखिए गुरुजी ने हमें कैसे बुलाया। मैंने बताया आपको मेरी आंटी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज थी सीजीएचएस में। सीजीएचएस की दिल्ली में 100 से ज्यादा डिस्पेंसरीज हैं। गुरुजी ने उसका ट्रांसफर एक डिस्पेंसरी से दूसरी में करवाया। एक और लेडी डॉक्टर का भोपाल से उसी डिस्पेंसरी में ट्रांसफर करवाया। एक दिन वो दूसरी डॉक्टर इसको कहती है, मेरी आंटी को कहती है, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा, जब देखो उदास उदास, कभी आंख में आंसू, कभी पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती रहती हो, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? इसने बताया। कहती है एक गुरुजी हैं, आप उनके पास चलोगे? सच मानिए, अच्छा ऊपर से वो कहती है कि मैं वैसे बाबों के पास नहीं जाती, पर उन्होंने मेरे ब्रदर को बहुत कुछ दिया है, अगर आप कहो तो मैं उनके पास लेके चलूं आपको। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूं, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, अगर ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी कि जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? पर हम इतने लाचार थे, इतने मजबूर थे, कोई और द्वार नहीं दिख रहा था जहां हम जा सके। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होकर माना कि अच्छा चलो हम चलते हैं। उन दिनों आप गुरुजी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके जा सकते थे। तो मेरी आंटी ने गुरुजी को, उस आंटी लेडी डॉक्टर ने गुरुजी को बताया, उनसे पूछा, गुरुजी मेरी एक सहेली आपके यहाँ आना चाहती है, मैं उसको लेके आऊं? गुरुजी ने पूछा क्यों? तो वो आंटी कहती है उसके बेटे को कैंसर है। गुरुजी कहती है अच्छा ठीक है, उसको ले आओ। तब हम पहली बार गुरुजी की शरण गए। गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे उनके कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। ऑफ कोर्स उन्होंने छोटे बड़े और उपाय भी बताए कि हाँ इसको 100-1.25 ग्राम का ओम वो ब्लेस किया, ये उसको गले में डाल दो, और लोटा ब्लेस किया कि इससे सवेरे ये इसमें रात को जल भर के रखना, सवेरे आधा पी लेना, आधे से ये नहा ले। पर वो तो इट वाज मोर और लेस फॉर अवर कंसोलेशन कि हाँ, पर एक्चुअली उनके सिर्फ कल्याण कीता कहने से बेटे का कैंसर गायब। सीटी स्कैन करवाया तो डॉक्टर्स दंग रह गए, कहते हैं ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, ये कैसे हुआ हमारी समझ से बाहर है, पर हुआ है। फिर गुरुजी कहने लगे मुंडे दा ब्याह कर लो, मुंडे दा ब्याह कर लो। ऑफ कोर्स कौन माँ बाप नहीं चाहेगा कि बेटे की शादी हो, पर आप में से कई जानते होंगे कैंसर एक बार ठीक हो भी जाए फिर होने का बहुत खतरा रहता है, इसलिए कहीं बात नहीं बन रही। हमने अपना पूरा दम लगा लिया, कहीं बात नहीं बनी, और बड़े अच्छे प्रपोजल्स आए, सब बातें दोनों साइड्स को ठीक लगी। एंड में जब उनको बताते तो भाई देखो आज ये गुरुजी की कृपा से ठीक है, पर इसको कैंसर हो चुका है, अच्छा जी राम राम, बस फिर वो हमें अपनी शक्ल ही नहीं दिखाते। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला और मुंडे दा ब्याह कर ले, तो ये कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है तो पंजाबी कुड़ी दिलावांगे, हम सिंधी हैं। हमने सोचा गुरुजी, हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी हमारे पास, बिगिनिंग कैसे होगी, एक ऐड दे दे न्यूज़पेपर में, क्या करें? गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए।
लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन बेटा अपने ऑफिस कैंटीन में बैठा था तो कोई लड़की उसके पास आई जिसको ये जानता नहीं था, नाम भी नहीं पता था, कभी मिला नहीं था। किसी बहाने से उसने इससे बातचीत शुरू की। 2-3 दिन बाद फिर मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली, और एक दिन वो इसको कहती है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनियल के लिए। इसने सबसे पहले बताया, देखो आज मैं गुरुजी की कृपा से ठीक हूं, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है, मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। अब गुरुजी की लीला देखिए। उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था, उसको पता था कि इसको फिर कैंसर होने का काफी खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरुजी का नाम भी नहीं सुना था, मिलना तो दूर की बात है। फिर भी वो कहती है कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। लड़की कंप्यूटर इंजीनियर, फादर डिफेंस मिनिस्ट्री में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर ऑफिसर। दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। हमने फिर उनको बताया कि देखो इसको कैंसर हो चुका है। कहती है हाँ हाँ हमें बेटी ने बता दिया है। हमने कहा अच्छा ठीक, फिर भी वो मान गए। हमने कहा ठीक है, हमारी जो हालत है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरुजी लेंगे। कहते हैं ठीक है, आपको जिससे पूछने है पूछ लो। हमने गुरुजी को बताया, गुरुजी ये प्रपोजल आया। कहते हैं हाँ कर लो ब्याह। और जैसे गुरुजी ने कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा कि अब अपनी फैमिली बढ़ाई जाए। पता चला लड़की को माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायरायडिज्म और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है। तीनों कॉजेस फॉर इनफर्टिलिटी। डॉक्टर्स कहती हैं इसके मां बनने के चांसेस सिर्फ 25% है, और कैंसर वाले आदमी को कभी बच्चा हो नहीं सकता। 3 साल इन्होंने पता नहीं कितने स्पेशलिस्ट कंसल्ट किए, सबने कहा अपना बच्चा कोई चांस ही नहीं है, भूल जाओ, सवाल ही नहीं पैदा होता, किसी को अडॉप्ट कर लो। 31 दिसंबर 2005 को गुरुजी न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेट कर रहे थे बड़े मंदिर में। तब वो अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे, जो आज सेवादार आपको देते हैं। प्रसाद कुछ भी हो, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, वो उनकी मेहर है, वो उनकी हमारे ऊपर कृपा है। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे। जब मेरी बहू को दिए, बोले ले तेनू दवाई देती। अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि उसने कंसीव कर लिया है। लगभग 1 हफ्ता और बीता होगा, संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती भी नहीं है, कभी नाम भी नहीं पता, कभी मिली नहीं है, वो आके इसको कहती है कि गुरुजी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। और आप जानते होंगे गुरुजी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। इतना अर्ली था, उसको नहीं पता, उसके डॉक्टर को नहीं पता, सास डॉक्टर है उसको नहीं पता। संगत से अनजान आंटी आके कहती है, गुरुजी कहते हैं तुम्हें जुड़वा बच्चे हैं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, सवेरे सवेरे उसको सीवियर ब्लीडिंग हो गई। उसने अपनी डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहती है ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तुम एकदम बेड रेस्ट लो, एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड पेन यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मेरी करने लायक कुछ भी नहीं है, और जो तुम वहां से यहां तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी किस्मत। शाम को महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस, महाशिवरात्रि और गुरुजी का बर्थडे 7 जुलाई। अगेन गुरुजी की लीला देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहां तक मुझे पता है ओनली टाइम अभी तक, ऑर्गेनाइजर्स ने सोचा अरे यहाँ तो हजारों लोग होंगे, हम किसको बोलें कि गुरुजी की आरती करो, किसको बोले नहीं करो, चलो लॉटरी डालते हैं। आज आंटियों से आरती करवाते हैं और लॉटरी डालते हैं कि कौन कौन गुरुजी की आरती करेंगी।
बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है। पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, हम खाका इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब वो लॉटरी डाल रहे थे, मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो गुरुजी की मर्जी, मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला कि वो गुरुजी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उन भाग्यशाली में से हो जो आज गुरुजी की आरती करेंगी। फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहती है मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी। पहली बार वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई। वो गाजियाबाद में रहते थे। गाजियाबाद से बड़े मंदिर 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद पहुंची, गुरुजी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं हमें 15 दिन डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। कि तुम बेवकूफ हो, मैं तुम्हें कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और तुम यूं ड्राइव करती फिरती हो, पागलपन्नी तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उड़ गया। कहती है एक बेबी का वो प्लेसेंटा जो होता है वो माँ से अलग हो गया है। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिलेगा ना ऑक्सीजन। अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और वो मर जाएगा बच्चा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है, हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। अब तो भूल जाओ उस प्रेगनेंसी को, अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई कुछ कर सके। पर गुरुजी तो कहते हैं ना, मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। डॉक्टर है, हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ जरूर कम हो गया। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने ना कहीं पढ़ा है, ना सुना है, ना देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन के प्रेग्नेंट दोनों बच्चे जिंदा हैं और प्रेगनेंसी चल रही है। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं, मेरी बहू के, पूछते हैं तू कदों ड्यू है। ये कहती है गुरुजी 22 अक्टूबर। गुरुजी कहते हैं 21 सितंबर। कुछ दिन बाद फिर गुरुजी उसके सपने में आते हैं, तू कदों ड्यू है। गुरुजी 22 अक्टूबर। गुरुजी कहते हैं 21 सितंबर। इस तरीके से उन्होंने उसको 2 बार इंडिकेशन दे दिया कि तुम्हारी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ओम, दूसरे के हाथ पे ओम। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं है, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरुजी ने किया और नाम रखे अर्जुन और गौरी, जो शिव जी और माता पार्वती के दूसरे नाम है। मेरे बेटे को कहते हैं देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना तो छोड़िए, मैंने आपको बताया ये कैसे हुए। हमने गुरुजी को कभी कुछ बताया तक नहीं कि गुरुजी ये प्रॉब्लम है, कुछ मेहर कीजिए। वो जानी जान, मैं क्या उनको बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहते हैं आंटी कभी वेख्या है, कभी सुनिया है, कैंसर वाले बंदे नु बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फेल कर देती। ये हैं हमारे गुरुजी, साक्षात महाशिव, दी अल्टीमेट, जिनके ऊपर कोई भी नहीं है। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश मेरे से पैदा हुए हैं, इससे बढ़कर तो कोई हो ही क्या सकता है। कहते हैं मैं अपनी मर्जी से आता हूं, अपनी मर्जी से जाता हूं, और मैं आता हूं सिर्फ जो मेरे पता नहीं कितने जन्मों से भगत रह चुके हैं उनको इकट्ठा करने, उनका कल्याण करने के लिए। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन नहीं है। जैसे एक माँ के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं, गुरुजी के लिए भी हम सब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके लिए बराबर हैं। यहाँ कोई नया पुराना या धर्म पोजीशन का फर्क नहीं पड़ता। इससे मुझे याद आया, मैं आपको एक सत्संग अभी बताता हूं। पहले मैं आईआईटी बॉम्बे से हूं, इंजीनियर। आईआईटी बॉम्बे 1958 में शुरू हुआ था। 2008 में उसकी गोल्डन जुबली थी। मैं फर्स्ट बैच था, तो उन्होंने फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स को भी बुलाया था। वहां पर हमारा गोल्डन रीयूनियन हो रहा था।
40 साल बाद हम लोग मिल रहे थे, जिन्होंने साथ इंजीनियरिंग की थी। अब मोस्ट ऑफ अस रिटायर कर चुके थे, हमको तो कुछ और बातें करनी आती नहीं है, वो थोड़ा बहुत मैंने उनको गुरुजी के बारे में भी बताया। कुछ देर बाद मेरा एक जो प्रैक्टिकल्स का पार्टनर था, उसकी वाइफ मेरे पास आई। वो क्रिश्चियन था। वो मुझे कहती है आपके गुरुजी क्या सिर्फ हिंदुओं के हैं या हमारा लिए भी कुछ करेंगे? मैंने कहा वो तो अल्टीमेट है, उनके लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्रिश्चियन थी। उसका प्रॉब्लम ये था, उसको 2 बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। दोनों की शादी नहीं हो रही थी। अब तब मैं 67 इयर्स का था, उसका हस्बैंड भी लगभग सेम एज का, और ये मैं भी उससे 2-3 साल छोटी होगी। समझ सकते हैं बच्चे कितने बड़े होंगे। मैंने कहा उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए सब बराबर है। मैंने उसको गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप दे दिया। मैंने कहा तुम ऐसा करो, ये सिर्फ अपने पास रखो, इनसे कुछ अरदास करने की या इनको कुछ बताने की, इनसे मांगने की जरूरत नहीं है। बस ये स्वरूप अपने पास रखो, बाकी उनको जो ठीक लगेगा वो करेंगे। 2-3 महीने में उसकी बेटी की शादी हो गई, और उसके 3-4 महीने बाद उसके बेटे की भी शादी हो गई। अब देखिए, वो क्रिश्चियन कभी गुरुजी से मिले नहीं, कभी किसी संगत सत्संग में गए नहीं, उन पे भी गुरुजी ने कितनी कृपा की। अच्छा, फिर मेरा एक और दोस्त मेरे पास आया। वो साउथ इंडियन है, चेन्नई में रहता था। उसका एक बेटा था, इकलौता, और कोई 1.5 महीना पहले उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। डॉक्टर्स ने वार्न किया था कि बॉडी को टेंडेंसी होती है कोई भी फॉरेन पार्टिकल रिजेक्ट करने की। कहते हैं पहला 1 साल क्रूशियल है कि बॉडी ट्रांसप्लांटेड किडनी को एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। और उस 1.5 महीने में सारे सिम्टम्स ये थे कि उसकी बॉडी उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को रिजेक्ट कर रही थी। इकलौता बेटा उसका, आप समझ सकते हैं कितना वरीड होगा वो। तब तक मेरे पास बाय चांस कोई गुरुजी का स्वरूप भी नहीं बचा था। मैंने उसको कहा यार तू तो इंजीनियर है, ये गुरुजी की वेबसाइट है gurujimaharaj.com, तुम इस पे सिर्फ बहुत सारों के सत्संग लिखे हुए हैं, तुम सिर्फ वो सत्संग पढ़ लेना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लगता है उसने वो काम अच्छी तरह किया। लगभग 1-1.5 महीने के बाद मैंने उसको चेन्नई में फोन करके पूछा, भैया तेरा बेटा कैसा है? कहते जितना वेरी गुड न्यूज, लगता है उसकी बॉडी ने ट्रांसप्लांटेड किडनी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, साइंस बहुत एनकरेजिंग है। उसके बाद कुछ महीने बीत गए, मुझे भी ख्याल नहीं रहा मैं उससे पूछूं ना उसने मुझे बताया। एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार पूछूं तो सही उसका बेटा कैसा है। मैंने उसको चेन्नई में फोन किया, अरे भाई तेरा बेटा कैसा है? कहते फर्स्ट क्लास, उसकी बॉडी ने वो ट्रांसप्लांटेड किडनी फुल्ली एक्सेप्ट कर लिया है, और जो डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 साल क्रूशियल है, वो 1 साल जस्ट खत्म हुआ है, एंड ही इज परफेक्टली ऑल राइट। अब देखिए गुरुजी हमारे क्या मेहर करते हैं, कितनी मेहर करते हैं एक एक। वो अंतर्यामी हैं, आपके मन की हर बात जानते हैं, आपके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जन्मों का सब जानते हैं। इनके लिए इसलिए उनको कभी कुछ बताना नहीं पड़ता, उनसे कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। देने को वो कुछ भी दे देती है। न्यू लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। आपको मकान चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, वीजा चाहिए, नौकरी चाहिए, जो बेटी की शादी करवानी है, जो चाहिए वो दे देती है। सिर्फ वो देती हैं जो ना सिर्फ आपके लिए पर आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट हो। कहते हैं मैं सबसे पहले आपको लाइफ दूंगा। अगर लाइफ ही नहीं है तो और कोई चीज लेके क्या कर लोगे? उसके बाद हेल्थ दूंगा। अगर लाइफ है पर आप आईसीयू में पड़े हो, रोज 1.5-2 लाख का खर्चा हो रहा है, 4 आदमी सारा दिन आपकी सेवा में लगी हैं, क्या फायदा है ऐसी लाइफ का? तो पहले लाइफ, फिर हेल्थ,
फिर आपको और जो चीज चाहिए, मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कोर्ट केस है, बेटी की शादी करवानी, सब मिलता है, सिर्फ टाइमिंग और प्रायोरिटी इनकी चलती है। जो हम ब्लेसिंग्स लुटाते हैं, हम बहुत जल्दी रियलाइज करते हैं, अरे हमारी झोली बहुत छोटी है, उनके हाथ बहुत बड़े। मैं इसका आपको एक बताता हूं कि कैसे वो आपकी फैमिली के लिए बेस्ट देती है। ईयर 2000 की बात है, मेरा सबसे छोटा भाई 50 साल का भी नहीं था, गांधीधाम में रहता था, उसको निमोनिया हुआ था। निमोनिया तो बहुत छोटी सी बीमारी होती है। मैंने गुरुजी को बताया, माइंड यू कुछ मांगा नहीं, सब बताया, गुरुजी मेरे छोटे भाई को निमोनिया हुआ है। इमीडिएटली कहते हैं ओनू जान दे, ओनू जान दे। मैं तो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा मेरे बेटे को इतना लाइलाज कैंसर हुआ था, उसको सिर्फ कल्याण की था कह के ठीक कर दिया, और निमोनिया इतनी छोटी सी बीमारी है, कह रहे हैं उसको जाने दो। मैं तो मुंह खुला हक्का बक्का उनकी तरफ देखने लग गया। तो मुझे समझाया, कहती हैं अगर मैंने उसको बचा लिया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। अब ये बात उस डेट को मेरी समझ से बाहर थी। अपनी फैमिली का ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर। उसकी वाइफ नॉट वर्किंग हाउसवाइफ थी, बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, बेटी 11वीं या 12वीं में थी। उसने गांधीधाम में अच्छा खासा मकान बनाया था, किसी प्राइवेट फर्म में काम करता था, और वो लोन लेके बनाया था। मैंने सोचा अरे ये तो अगर मर गया तो उसकी फैमिली को तो भीख मांगनी पड़ेगी। गुरुजी कह रहे हैं अगर मैंने उसे बचाया तो वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली रुइन कर देगा। और 2-3 दिन में उसकी डेथ हो गई। आज उसका बेटा इंजीनियर है, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न में। बेटी ने पढ़ाई खत्म कर ली, मैरिड, वेल सेटल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। माँ बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में रह रही है, और मुझे नहीं पता कि इनको कभी किसी से के आगे हाथ फैलाना पड़ा। तो गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं, वो जानते हैं मेरे लिए क्या बेस्ट है, वो वही करते हैं। गुरुजी ने हमारी लाइफ इतनी सिंप्लीफाई कर दी, यहाँ पर कोई अहम नहीं, कोई वहम नहीं। गुरुजी कहते हैं बस अपना मन साफ रखो, अहम मत करो, वहम मत करो। किसी ने पूछा गुरुजी सब कहते हैं काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ओ कमले, काली बिल्ली वड्डी या वाहेगुरु, बस वाहेगुरु का नाम लियो ते चल दे बना। कोई व्रत वो में नहीं बिलीव करते। कहते हैं अगर भूखा रहने से ही आदमी को भगवान मिल जाता ना, तो फिर ये जो भिखारी होते हैं ना, जो कई गरीब होते हैं, भूखे मरते हैं, उनको तो आपसे और हमसे बहुत पहले भगवान मिल जाता। बस कहते हैं अपना मन साफ रखो, नो ABC, नो अब्यूजिंग एनीबॉडी, नो ब्लेमिंग एनीबॉडी, नो क्रिटिसाइजिंग एनीबॉडी, और किसी की निंदा मत करो। अगर आप किसी की निंदा करते हो तो उसके सब जन्मों के पाप आप अपने ऊपर ले लेते हो। अगर कोई आपके साथ बुरा करता है उसको करने दो, उसको कहते हैं मैं देख लूंगा। आप किसी के साथ बुरा मत करो। यहाँ पर कोई परहेज नहीं चलता। जो गुरुजी के लंगर में जितनी या जो भी प्रसाद मिलते हैं आपको मंदिर में, उतनी उसमें इतनी ब्लेसिंग होती है ना। मैं आपको अपनी मदर का बताता हूँ। मेरी मदर लगभग 80 साल की थी, सिवियरली डायबिटिक। उनको लगभग 30 साल से इंसुलिन के इंजेक्शन लगते थे, और आपको पता है इंसुलिन का इंजेक्शन एक बार लगना हो जाए, शुरू हो जाए, कभी बंद नहीं होता। वो बार बार मेरी आंटी से पूछती, बेटी मेरी ये इंजेक्शन कब छूटेगी। उसको पता था छूटने वाली तो है नहीं। वो सच बताना नहीं चाहती थी, झूठ बोलना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ मम्मी आज तो लगवा लो, देखा जाएगा। वो तो गुरुजी के यहाँ आती भी नहीं थी। सिवियरली अर्थराइटिक, चौकी मार के नीचे बैठ नहीं सकती थी। हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम। अब 80 साल की उम्र में तो आप जानते हैं क्या होता है। एक दिन वो किसी तरह हिम्मत करके एम्पायर स्टेट में गुरुजी के यहाँ आ गई। जैसे ही गुरुजी के आगे सिर झुकाया,
गुरुजी उसको कहते हैं बैठ जा, रोब से, ऑलमोस्ट डांट के। पर गुरुजी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए। जब उन्होंने उसको रोब से बोला ना बैठ जा, उसकी सुध बुध खो गई। अरे ये तो मुझे जैसे डांट रहे हैं। वो चौकी मार के वहीं बैठ गई। 1-1.5 घंटे के बाद उठी, कहती अरे मैं आज चौकी मार के कैसे बैठ गई यहाँ पर, मैं तो चौकी मार के बैठ ही नहीं सकती। और उनके बैठ जा कहने से उसकी अर्थराइटिस खत्म। अगले दिन से उसने घर में भी चौकी मार के बैठना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी की प्लानिंग, उस दिन बर्फी प्रसाद था और गुरुजी जो एक मुट्ठी प्रसाद देते थे ना, हमारे दोनों हाथों में नहीं आता था। उसको मुट्ठी भर के बर्फी प्रसाद का दिए। हम वहां पर प्रसाद बाहर जाके खाते थे ताकि थोड़ा बहुत कारपेट पे नहीं गिरे। वो बाहर गई, सोचती अरे मुझे तो डायबिटीज है, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। प्रसाद है, जरा सा चख लिया, बाकी रुमाल निकाल के पर्स में रख दिया कि घर चल के बच्चों को दे देंगे, और आके अपनी जगह पे बैठ गई। पर गुरुजी तो जानी जान है, उनको पता था इसने प्रसाद नहीं खाया। 2 मिनट बाद गुरुजी उसको फिर बुलाती हैं, आंटी इधर आओ। पहले से ज्यादा बर्फी देती हैं और कहती हैं ये यहीं खानी है। ये सोचती अरे यार आज तो मैं फंस गई। इसने संगत में एक आंटी से बात की, दूसरी से, तीसरी से, अरे मुझे तो डायबिटीज है, मुझे तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, मैं कैसे इतनी बर्फी खाऊंगी। सबने कहा देखो अगर ये यहाँ खाते हो तो ये आपकी दवाई है, घर जाके खाते हो तो ये मिठाई है। उसने बहुत डर डर के वो सारी खा ली और रिजल्ट ये हुआ कि 8-10 दिन के बाद जब वो अपने डायबिटीज एक्सपर्ट के पास गई फॉर पीरियडिक चेकअप, वो कहते हैं अरे तुम्हारी डायबिटीज तो वेल अंडर कंट्रोल है, आज से इंसुलिन का इंजेक्शन बंद कर दो, बस रोज एक टैबलेट खा लिया करो, जो कि मेडिकली इम्पॉसिबल है। हर हार्ट वाज मच बेटर, लिवर मच बेटर, डाइजेशन मच बेटर, थैंक्स टू गुरुजी। उसके लास्ट के 6-8 महीने शी हैड वेरी कंफर्टेबल लाइफ। और माइंड यू, मैंने आपको बताया ये कैसे हुआ, हमने गुरुजी को एक अक्षर नहीं बताया कि गुरुजी माता जी को ये प्रॉब्लम है, आप कुछ कृपा कीजिए। और 6-8 महीने के बाद जब उनका देहांत हुआ और मैंने एक दिन गुरुजी को बताया, गुरुजी माता जी का देहांत हो गया, कहते हैं बड़ा चंगा होया। इमेजिन, जिसकी मां मर गई है उसको कह रहे हैं बहुत चंगा होया। मीन्स व्हाट, कि वो ऊपर इटर्नली गुरुजी की शरण में पहुंच गई। मैं इससे ज्यादा और क्या मांगू। ये फिजिकल शरीर तो हम सबको छोड़ना ही है ना। अब मैं आपको अपने छोटे बेटे का बताता हूँ। वो भी इंजीनियर है, पर वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। एक दिन गुरुजी जानते तो, इंसिडेंटली वो हमसे बहुत बाद में जुड़ा गुरुजी के साथ। हम जाते थे, वो नहीं जाता था। उसको गुरुजी से एक बहुत बड़ी कंप्लेंट थी। कहते हैं आपके गुरुजी सब कर देते हैं, जो आपको चाहिए दे देते हैं, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, मकान चाहिए, शादी करवानी है, सब कर देते हैं, पर वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता नहीं दिखाते। बाद में उसने रियलाइज किया अरे वो खुद रब हैं, जब आप यहाँ आ ही गए हो तो वो आपको रब तक पहुंचने का रास्ता क्या दिखा। आज वो हमसे ज्यादा जुड़ा हुआ है गुरुजी के साथ। तो वो है तो कंप्यूटर इंजीनियर, पर वो शेयर ट्रेडिंग का काम करता था। गुरुजी तो जानते हैं कि वो क्या करता है। एक दिन उससे पूछते हैं तो क्या करता है। उसने बताया। कहते नहीं, ये काम बंद कर दो, तुम नौकरी करो। रात को एम्पायर स्टेट में गुरुजी ने उससे ये कहा। अगले दिन से उसने वो काम तो बंद कर दिया, पर वो नौकरी में इंटरेस्टेड नहीं था। कहता है नहीं, मैं किसी के अंडर नहीं काम कर सकता। 6-8 महीने बीत गए। ठीक है, कुंवारा है, माँ बाप के साथ रह रहा है, खाना पीना कपड़ा लटा सब मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है। नौकरी के लिए उसने कहीं ट्राई ही नहीं किया। एक दिन फिर गुरुजी उससे पूछते हैं तू क्या करता है। ये बड़ी स्मार्टली कहता है कि गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। ये नहीं कहता कि मैंने गुरुजी नौकरी के लिए ट्राई ही नहीं किया, कहता है गुरुजी अभी तक तो नौकरी मिली नहीं। गुरुजी कहते हैं 10 दिन में मिल जाएगी। उस 10 दिन में से 8 दिन बीत गए,
इसने कहीं अप्लाई नहीं किया, कहीं से 1% उम्मीद नहीं है। 8वें दिन शाम को मे भी 5-6 बजे इसको किसी प्लेसमेंट एजेंसी से फोन आता है, भाई साहब आपने 2-3 साल पहले कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, आप अभी तक इंटरेस्टेड हो नौकरी में? कहते हैं हाँ जी। कहते हैं कल सवेरे फलां जगह पे इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना, हमारे घर से कोई 2 किलोमीटर दूर। और शाम को वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेके आ गया। तो गुरुजी ने कहा था 10 दिन में मिल जाएगी, तो उसको 9वें दिन नौकरी मिल गई, 11वां दिन नहीं होने दिया गुरु ने। और मैं आपको बताऊं, आपको पता है ईयर 2008 में शेयर मार्केट कितना बुरी तरह क्रैश हुआ था। उस डेट को अगर वो शेयर मार्केट में रहता तो वो तो डूबता ही, माँ बाप को भी साथ लेके डूबता। गुरुजी ने पहले ही उससे वो छुड़वा लिया और उसको नौकरी दिला दी। अच्छा, ये मेरा बेटा कहता था कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। कहता मैं तो सारा दिन बैठ के मेडिटेशन करूंगा, कोई लड़की मुझे समझ नहीं पाएगी, मैं क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करूं। पर गुरुजी को तो हमसे ज्यादा पता है ना कि हमारे लिए क्या अच्छा है। अब मैं बताता हूँ उसकी शादी कैसे हुई। एक भाटिया अंकल आंटी हैं, वो रोहिणी में रहते थे। उनको कोई बेटा नहीं है, 2 बेटियां। बड़ी बेटी मैरिड, वेल सेटल्ड इन यूएसए। छोटी बेटी यहाँ माँ बाप के साथ रहती है। उसने बीकॉम किया। एक दिन गुरुजी उसके सपने में आते हैं, पूछते हैं तू आगे क्या करने का सोच रही है? कहती है गुरुजी B.Ed करूंगी। गुरुजी कहते हैं नहीं, B.Ed नहीं, M.Com कर दो। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.Com के लिए अप्लाई किया, इसका एडमिशन नहीं हुआ। इसने कॉलेज से पूछा भाई साहब यहाँ कोई सेकंड लिस्ट निकलने की उम्मीद है? वो जवाब मिला जी इस कॉलेज में आज तक तो कभी सेकंड लिस्ट निकली नहीं है, हाँ आपकी किस्मत होगी तो इस साल मिल जाएगी। पर इसको मन में था कि जब गुरुजी ने कहा है ना M.Com कर, तो एडमिशन तो वो दिलाएंगे ही। जुलाई खत्म हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये बार बार फोन करती, बार बार वही रिप्लाई मिलता। आखिर एंड ऑफ अक्टूबर में एक दिन इसने फिर फोन किया, भाई साहब सेकंड लिस्ट निकलने की कोई उम्मीद है? जवाब मिला हाँ जी लिस्ट बन रही है, कल सवेरे आके नोटिस बोर्ड पे देख लेना। अगले दिन सवेरे ये गई कॉलेज में, देखा कोई 50-60 की लिस्ट लगी हुई है, सबसे ऊपर इसका नाम। और गुरुजी ने इसका क्या कल्याण किया, 50-60 और का भी कल्याण कर दिया। उसकी M.Com में एडमिशन हो गई, उसने M.Com कर लिया, नौकरी भी मिल गई। उसके बाद एक दिन गुरुजी फिर उसके सपने में आती हैं और उसको कहते हैं अरे तेरी माँ तो मेरा सिर खा जाती है तेरी शादी वास्ते, उन्होंने कह दे तू फिक्र ना कर, तेरी शादी मेरा जिम्मा है, तेनू हीरे वर्गा मुंडा दिलवाऊंगा। ये सवेरे उठी, उठ के मम्मी से पूछती है मम्मी आप क्या गुरुजी का सिर खा जाते हो मेरी शादी के लिए? उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा ऐसी बात तो नहीं है, पर हाँ माँ बाप को तो शादी की फिक्र होती है ना। तो कल तुम्हारे पापा और मैं तुम्हारी शादी डिस्कस कर रहे थे, तो हमने गुरुजी से अरदास की गुरुजी आप भी कुछ मेहर करो। कहती है गुरुजी ने ये जवाब दिया अब तू चुप करके बैठ जा। वो भी चुप करके बैठ गई। 14 मई 2007, जहां तक मुझे पता है जिस दिन लास्ट टाइम गुरुजी बड़े मंदिर में आए थे, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे। उन दिनों बड़े मंदिर में काफी काम चल रहा था, बहुत सारे सेवादार हुआ करते थे। मैं था, मेरी आंटी थी, भाटिया अंकल, भाटिया आंटी। लगभग 6 बजे के करीब जैसे ही हमारी ड्यूटी खत्म हुई, हम जाने लगे तो देखा गुरुजी की गाड़ी आ रही है। अब गुरुजी की गाड़ी आ रही हो तो किसका मन करेगा जाने को? हम सब भागते हुए अंदर आए। अंदर वाले सेवादारों ने कहा नहीं नहीं आपकी ड्यूटी खत्म हो गई है, चलो चलो छुट्टी। उधर से गुरुजी उसको कहते हैं आने दो सबको। हम सब जी अंदर आ गए। गुरुजी फ्रंट लॉन में, जहां पर वो झूला और फाउंटेन लगा हुआ है, वहां पर एक पुरानी चेयर पे बैठ गए। कुछ संगत नीचे बैठ गई, बड़े जावेल मूड में हंसी मजाक कर रहे थे, संगत के साथ बातें कर रहे थे।
कुछ देर के बाद एक सेवादार को बोलती हैं, और जा तू भाटिया अंकल आंटी नु बुला के लिया। वो उन दोनों को बुला के ले आए, बैठे। गुरुजी उनसे बातें करने लगे। बातें क्या करती हैं, सवाल भी खुद पूछती हैं और जवाब भी खुद देती हैं, बड़े जावेल मूड में। हाँ, तो आप कहाँ काम करते थे? न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में। हाँ जी गुरुजी। वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया? हाँ जी गुरुजी। ले, एक वेला मैं बैठा सी, एक और वेला आ गया। कहाँ रहते हो? रोहिणी में। हाँ जी गुरुजी। वो जो कोर्ट है उसके पीछे? हाँ जी गुरुजी। वो जो महल है उसके बगल में? हाँ जी गुरुजी। लाइक दैट, सवाल भी खुद पूछते, जवाब भी खुद देते। यहाँ एक सेवादार दूसरे को कहता है, अरे यार देखो ना गुरुजी इससे कैसे बातें कर रहे हैं, जैसे कोई दो पुराने जिगरी दोस्त सालों बाद मिले हों और मेमोरीज रिकॉल कर रहे हैं। वो कहता है, अरे इस यार मुझे तो 1 साल हुआ है और गुरुजी ने कभी एक अक्षर मेरे से बात नहीं की। तो वो सेवादार जवाब देता है, अरे इस अंकल को यहाँ आते हुए 5 साल हुए हैं और गुरुजी आज पहली बार इससे बात कर रहे हैं। नोट करने की बात है कि 5 साल में उससे पहली बार बात कर रही हैं, पर उनको उसके बारे में सब पता है। कहाँ काम करता था, क्यों छोड़ दिया, कहाँ रहता है, एवरीथिंग ही नोज। कुछ देर के बाद एक और सेवादार को भेजे, जा तू जेठरा अंकल आंटी नु बुला के लिया। हम भी आए, भागते हुए बैठे। मेरे से ज्यादा बात नहीं की, मेरे से वैसे भी बातें करते रहते थे। कुछ देर के बाद हमें कहते हैं, भाटिया अंकल आंटी के लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं। भाटिया अंकल आंटी को बोलते हैं, हमारे लिए ये बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी बेटी और इनका बेटा आपस में शादी कर लो, बात खत्म। भाटिया अंकल आंटी तो इतने खुश हुए कि बेटी की शादी फिक्स हो गई, और क्या चाहिए। हमें पता था, हमारा बेटा कहता था कि मैं तो शादी नहीं करूंगा। उन दिनों मोबाइल नहीं हुआ करते थे, और मेरे बेटे को मैंने आपको बताया गुरुजी ने उसकी नौकरी दिलाई थी। उसके बाद उसका चंडीगढ़ ट्रांसफर हो गया था। तो हमने घर आके लैंडलाइन पे उसको फोन किया, बेटे गुरुजी ने तेरी शादी फिक्स कर दिया। कहते हैं, हाँ, आप मान कैसे गए? आपको तो पता है मुझे शादी नहीं करनी। हमने कहा, भाई हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती गुरुजी से बहस करने की, उन्होंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी, अब तुमको जो करना है कर लो। वो जनाब कहता है, नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी। उसने ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई किया, और जैसे उसको छुट्टी मिली वो यहाँ दिल्ली आ गया, गुड़गांव आ गया हमारे यहाँ, कि गुरुजी से जाके मैं कहूंगा नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी। 27 मई 2007 संडे का दिन, हमारे पास लगभग 3 बजे हमारे लैंडलाइन पे फोन आता है। मेरी आंटी फोन उठाती है, पूछती है, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुरुजी बोल रहा हूँ। हाँ जी गुरुजी। कहते हैं, आज तुम सब लोग एम्पायर स्टेट आ गए, आ जाओ। तब तक एम्पायर स्टेट में रूल हो गया था कि आप हफ्ते में 1 दिन जा सकते थे, और हमारा दिन था फ्राइडे। तो वो कहती है, गुरुजी हमारा तो दिन फ्राइडे है, हम तो परसों होके आए। नहीं, आज आप सब लोग आ जाओ। हम तो समझ गए कि गुरुजी ने शादी फिक्स की है बेटे की, और बेटा शादी मान नहीं रहा, आज तो अच्छी खासी डांट पड़ेगी। तो बाय चांस उस टाइम हमारा दामाद भी हमारे यहाँ बैठा हुआ था। वो गुरुजी को नहीं मानता था। मेरी आंटी उसको बोलती है, अरे भाटिया अंकल आंटी के तो इतने 5-6 भाई हैं एक के, वो सब तो इतने लोग हो जाएंगे, हम तो अकेले पड़ जाएंगे। बेटा आप चलोगी हमारे साथ मॉरल सपोर्ट के लिए? जबकि हमें अंदर से भय था कि ये तो ऐसा है कि अगर गुरुजी के शायद चरण भी नहीं छुए कभी। वो इमीडिएटली कहते हैं, हाँ मम्मी मैं चलूंगा। हम जनाब शाम को गए सब एम्पायर स्टेट, जैसे गुरुजी ने बुलाया था। वहां पर कोई बात नहीं हुई, नो डिस्कशन। उस दिन मोतीचूर के लड्डू थे, गुरुजी ने लड्डू बांटे, सारी संगत को एक लड्डू दिया। मेरे बेटे को 2, भाटिया अंकल की बेटी को 2। उसके बाद अनाउंस किया, अब दोनों की शादी हो गई, आपको फेरे डालनी है तो डाल लो, नहीं डालने तो वो भी मत डालो, शादी हो गई आपको।
पर उनको पता है ना हम कैसे लोग हैं, हम तो शादी, फिजिकल शादी तो करेंगे ही। तो कंडीशन रखी, शादी में 25 लोग एक इस साइड के, 25 लोग उस साइड के, उससे एक ज्यादा नहीं होना चाहिए। और संगत से किसी को नहीं बुलाना। संगत को तो मैंने मिठाई बांट दी ना इनकी शादी की। फिर हमने गुरु पूर्णिमा के दिन को उनकी शादी की, और शाम को आके बड़े मंदिर में इन्होंने गुरु जी की ब्लेसिंग्स ली। ये हैं हमारे गुरु जी। अच्छा, कुछ टाइम बाद इनको गुरु जी का मैसेज आया कि आप अपनी फैमिली बढ़ाओ। अब गुरु जी चाह रहे हो तो कैसे नहीं होगा। इन्होंने प्लान किया और सून इनफ मेरी बहू ने कंसीव किया। जब वो एक्सपेक्टिंग थी तो हमें गुरु जी से बहुत क्लियर इंडिकेशंस मिले कि उसको बेटा होगा, और गुरु जी की इंडिकेशन कभी गलत नहीं। हमने ओपनली सबको अनाउंस कर दिया कि जी इसको तो बेटा होगा। यहाँ तक कि मेरी बहू ने अपनी सिस्टर जो यूएस में रहती है उसको भी बोला, दीदी मुझे बेटा होगा तो सारे कपड़े बेटों के बनाना, लड़की का कोई कपड़ा नहीं बनाना। डिलीवरी हुई हमारे घर के पास, यहाँ उमकल हॉस्पिटल है, मेरी आंटी वहां पर थी। डॉक्टर बाहर आई, आके पूछती है निधि जेठरा के साथ कौन है। मेरी आंटी दिखाने के लिए कि हाँ जी हमें पता है विदाउट अल्ट्रासाउंड कि इसको बेटा हुआ है। कहती है हाँ मुझे पता है इसको बेटा हुआ है। कहती है नहीं बेटी हुई है। वी वर शॉक्ड, ये कैसे हो सकता है, गुरु जी की इंडिकेशन गलत हो जाए, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है। 15-20 मिनट के अंदर भाटिया आंटी को किसी अननोन संगत का, जिसको वो जानती नहीं है, कभी नाम भी नहीं सुना, उसका फोन आता है, बधाई हो तुम्हारी बेटी को बेटी हुई है। अगेन शी वाज शॉक्ड। एक तो अभी तक हमने किसी को, अभी डिलीवरी को 15-20 मिनट हुए थे, हमने एक्सेप्ट भाटिया अंकल एंड आंटी और जेठरा अंकल और आंटी, किसी को पता नहीं था कि डिलीवरी हो चुकी है। और हमने सबको कहा था लड़का होगा, ये कहती है लड़की हुई है। तो उसने नेचुरली पूछा तुम्हें कैसे मालूम। कहती है रात को गुरुजी मेरे सपने में आए थे, उन्होंने मुझे दिखाया कि इसको बेटा होता है। वो बेटा बड़ा होके ऐसा नालायक निकलता है, एकदम हिप्पी टाइप, इतनी बड़ी बॉल, इतनी बड़ी दाढ़ी, किसी का कहना नहीं मानता। माँ बाप दोनों सर पे हाथ धर के बैठे हैं, अरे यार कैसा बेटा पल्ले पड़ा है, हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर दिया इसने, इसीलिए मैंने उसको बेटी कर दिया। मैं बेटा तो किसी को भी दे देता हूँ, बेटी बहुत भाग्यवानों को देता हूँ। ये हैं हमारे गुरुजी। अच्छा, फिर गुरुजी से इनको इंडिकेशन मिला कि इसका नाम रखो नंदिनी, और सून इनफ नंदिनी, और सून इनफ इनका बेंगलोर ट्रांसफर हो गया मेरे बेटी का। अब दे वर वरीड, ये वहां पर बेंगलोर में जो दूध का ब्रांड होता है दैट इज नेम नंदिनी। इन्होंने कहा ये तो जब स्कूल जाएगी तो सारे बच्चे इसको छेड़ेंगे कि अरे नंदिनी दूध, नंदिनी दूध। पर गुरुजी की प्लानिंग, वो स्कूल जाए उससे पहले बेटा वापस यहाँ नोएडा में आ गया नौकरी करने। हर छोटी छोटी बात का गुरुजी ऐसे ध्यान रखते हैं। अच्छा, मैंने एक और बताया आपको कि 27 जुलाई को हमारा दामाद भी गुरुजी के यहाँ चला था। वो वैसे गुरुजी ने मैं नहीं मानता था, गुरुजी को नहीं मानता था, पर गुरुजी ने उसको भी इतना ब्लेस किया। वो अपना यहाँ नेहरू प्लेस में फास्ट फूड जॉइंट चलाता था, वो खास चलता नहीं था। गुरुजी ने उसकी बहुत बढ़िया नौकरी दिला दी सऊदी अरेबिया में। ये वहां रहा, बहुत खुश था। फिर कुछ टाइम बाद इसने सोचा अरे सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री, यहाँ मैं परमानेंटली तो नहीं रहना चाहूंगा, और यहाँ इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है, इंडिया में जाऊंगा तो वहां तो कोई मुझे इतनी सैलरी देगा नहीं। गुरुजी की कृपा से उसको बेंगलोर में बढ़िया नौकरी मिल गई, और जितना सऊदी अरेबिया में इसको मिलती थी उससे ज्यादा पे यहाँ मिल गई। और ये यहाँ आया, बेंगलोर आया, उसके सून
बाद में सऊदी अरेबिया ने ला पास किया कि हम अपने लोकल पीपल को नौकरियां देना चाहती हैं, इसलिए कोई भी फॉरेनर यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकता। कुछ टाइम लिमिट फिक्स की, इसके बाद सबको वापस जाना पड़ेगा। तो जो और लड़के वड़के इसके साथ गए थे, सून इनफ उनको वापस आना पड़ा। सम ऑफ देम वर अनएम्प्लॉयड, किसी ने जैसी जो नौकरी मिली ले ली, और इसने इसको वहां से भी ज्यादा सैलरी की यहाँ नौकरी मिल गई। यूं गुरुजी एक एक को ब्लेस करती है ना, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनका शुक्राना कर सकूं। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपनी दोती का बताता हूँ, मेरी बेटी की बेटी का। वो जब 9th 10th और 11th में थी, तीनों साल उसका मिड सेशन में प्लेस ऑफ पोस्टिंग चेंज हुआ। वो पहले दिल्ली से सऊदी अरबिया गई जद्दा, फिर वहां से बेंगलोर गई, बेंगलोर से फिर दिल्ली आ गए। वो वैसे इंजीनियरिंग करना चाहती थी, उसने मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ले रखी थी। तो 9th 10th 11th में तीनों साल उसकी जो इतनी स्कूल चेंज हुआ, उसकी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो गई। जब वो 12th में आई, कहती है मैं तो इतना नहीं कोप कर सकती, मैं मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री करूंगी या अपना इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करूंगी। नहीं, मेरे से इतना नहीं होता, मैं सब्जेक्ट चेंज कर लेती हूँ, मैं मैथमेटिक्स छोड़ दूंगी, मैं उसके बदले सोशल स्टडीज ले लूंगी। आपको पता है 12वीं में कभी आपको सब्जेक्ट नहीं चेंज करने देते, या आप 11वीं में कीजिए या 12वीं के बाद कीजिए। फिर भी उसने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे मैथ्स के बदले सोशल स्टडीज लेने दीजिए, और प्रिंसिपल इमीडिएटली मान गई। गुरुजी, उसका सब्जेक्ट चेंज हो गया। गुरुजी की कृपा से उसने 12th पास किया विद गुड मार्क्स। अब इंजीनियरिंग में जाना तो आउट ऑफ क्वेश्चन था, उसके पास मैथमेटिक्स नहीं था। उसने सोचा मैं आर्किटेक्चर करती हूँ। उसने अंसल यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई किया। आर्किटेक्चर के लिए भी मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों कंपलसरी थे। उसने अप्लाई किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रूल चेंज किया कि नहीं, आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री इज नॉट कंपलसरी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड सोशल स्टडीज इज गुड इनफ, और उसका एडमिशन हो गया। और जैसे ही, माइंड यू, विदाउट हर यूजिंग एनी इन्फ्लुएंस, और जैसे ही उसका एडमिशन हो गया, यूनिवर्सिटी ने फिर रूल चेंज किया कि नहीं, बी आर्किटेक्चर के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों कंपलसरी है। अच्छा, वो गई इंटरव्यू में, इंटरव्यू बोर्ड में कोई ब्रिटेन से भी एक्सपर्ट आया हुआ था। वो इसका प्रोजेक्ट देख के कहता है कि अरे तुम आर्किटेक्चर के लिए क्यों जा रही हो, यू गो फॉर इंटीरियर डिजाइन, तुम्हें उसके लिए ज्यादा एप्टीट्यूड है। कहती है उसके लिए तो मैंने अप्लाई नहीं किया, अब मुझे कैसे एडमिशन मिलेगी। कहता कोई बात नहीं, हम आपको एडमिशन दे देती हैं आज, अप्लाई बाद में कर लेना। पहले उसका इंटीरियर डिजाइन में एडमिशन हुआ, उसके बाद उसने अप्लाई किया। I mean, किसी को आप बताओ ये हुआ, कहेगा यार आप पागल हो या मुझे पागल कर रहे हो, पर ये सब होता है यहाँ पर। मैं उसका लेटेस्ट इंसिडेंट बताता हूँ। जनवरी 2017, उसने कोई 3-4 महीने पहले नई गाड़ी ली थी, बेलिनो। जा रही थी चंडीगढ़ मैरिज अटेंड करने। गाड़ी वो चला रही है, बगल में उसका भाई बैठा है, पीछे माँ और नानी। गुड़गांव से लगभग 60 किलोमीटर दूर मूर्थल के पास पता नहीं क्या हुआ, मेजर मल्टीपल एक्सीडेंट। एक गाड़ी ने ऐसी ब्रेक लगाई, दूसरी ने पीछे से आके उसको हिट किया, दूसरी को तीसरी ने, तीसरी को चौथी ने, चौथी गाड़ी शायद इसकी थी। और जैसे ही इसने आगे वाली गाड़ी को हिट किया, पीछे से एक स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस ने आके फुल स्पीड पे उसको हिट किया। गाड़ी का तो कबाड़ा हो गया, फ्रंट एक्सल टेढ़ा हो गया, आगे के दोनों टायर्स बर्स्ट कर गए, डिक्की एकदम पिचक गई, गाड़ी चलने लायक नहीं रही। वहां मूर्थल से गुड़गांव तक 60 किलोमीटर
टो करवा के लानी पड़ी। ठीक करवाने में 1 लाख से ज्यादा लगा। जस्ट टू गिव यू सम आइडिया कि कितना सीरियस एक्सीडेंट था, गाड़ी को कितना डैमेज हुआ था। पर इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी पैसेंजर को जरा सी खरोंच नहीं आई, किसी ने एक पेन किलर भी नहीं लिया। एंड ऑफ कोर्स नई गाड़ी थी, इंश्योरेंस था, वो ऑलमोस्ट जो 1 लाख से ज्यादा लगा इंश्योरेंस पे, सारा इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया। ये हैं हमारे गुरुजी। यूं आपको हथेली, और आप समझ सकते हैं इतने सीरियस एक्सीडेंट में किसी को गुरुजी बचाओ या जय गुरुजी कहने का अवसर ही नहीं मिला, पर वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। आई डोंट नो, इस जन्म में तो मैंने इतना कोई ऐसा इतना अच्छा काम नहीं किया टू डिजर्व ए गुरुजी लाइक हिम। ये सिर्फ उनका बड़प्पन है, उनकी कृपा है, उनकी मेहर है कि उन्होंने हम जैसों को अपनी शरण में बुला के रखा है और यूं कदम कदम पे हमारा साथ दे रहे हैं, हमें यूं ब्लेस कर रहे हैं। यहां पर कितनी भी छोटी या बड़ी चीज आपको मांगनी नहीं पड़ती, कुछ गुरुजी को बताना नहीं पड़ता, वो जानी जान है। सब बिन मांगे बिन एक अक्षर बताए आपको मिलता है, पर वो देते हैं जो न सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के ऐसे गुरु को बताइए मैं दे ही क्या सकता हूं। नथिंग एक्सेप्ट विश्वास, श्रद्धा और प्रेम। गुरु जी बार बार कहती हैं मंगो नहीं मनो। मंगो नहीं इसलिए कि मैं आपको बताता हूं कि मांगना क्यों नहीं चाहिए, उसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, जो चीज आप मांग के लेते हो ना वो टेम्पररी होती है, वो हमेशा आपके पास नहीं रहेगी, आज नहीं तो कल वो लौटानी पड़ेगी। दूसरा, जब आप मांगेंगे आप अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से मांगेंगे, वो देंगे तो अपनी हैसियत से। कहां उनकी हैसियत, कहां मेरी हैसियत, जमीन आसमान का फर्क है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये पता ही नहीं कि जो आप मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है भी या नहीं है। मुझे क्या पता मेरे पीछे मेरी मौत खड़ी है क्या, पर वो तो त्रिकालदर्शी हैं, वो आपको वो देते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए बेस्ट है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं मंगो नहीं मनो। बस मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि यहाँ आप आते रहिए और उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहिए। और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप अगर विश्वास रखेंगे तो बिन एक अक्षर बोले, बिन कुछ मांगे, आप जितना सोचते हैं उससे बहुत बहुत ज्यादा ले जाएंगे। May Guruji bless each and every one of you. I think I will stop here. अगर गुरुजी ने चाहा तो फिर आपके साथ सत्संग का मौका मिलेगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।